नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान हमेशा साजिशें करता है। कुछ भी करके, कैसे भी करके हिंदुस्तान में अशांति फैले, बस इसी मिशन में वो दिन रात लगा रहता है। इस बार तो सारी हदें पार हो गई। आतंकियों ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया। हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश। आतंकियों के निशाने पर था जम्मू एयरफोर्स स्टेशन। इंडियन एयरफोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे आतंकी। इस हमले के पीछे का असल मकसद क्या था? हाई सिक्योर टेक्निकल एरिया में धमाका हुआ कैसे? जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके ने सभी को हैरान कर दिया। आधी रात को एक के बाद एक धमाके से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन दहल गया। क्या आतंकियों ने ड्रोन से किया हमला या फिर बलून बम से एयरफोर्स स्टेशन को बनाया निशाना? वक्त था रात के करीब 1:37 जब जम्मू एयरफोर्स की टेक्निकल एरिया में पहला धमाका हुआ। धमाके की आवाज से स्टेशन पर तैनात जवान अलर्ट हो गए, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाते 1:42 पर दूसरा धमाका हो जाता है। 5 मिनट के अंदर 2 धमाकों से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन दहल जाता है। गनीमत इस बात की रही कि इस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। ये ब्लास्ट लो इंटेंसिटी का था। ब्लास्ट में एयरफोर्स स्टेशन की छत डैमेज हो गई। जम्मू का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत सिक्योरिटी वाला एयरपोर्ट है। इसके और एयरफोर्स स्टेशन उसे मैन करती है। इसके अंदर ये ब्लास्ट होना मतलब ये शायद एक बड़े हादसे की खतरे की घंटी भी हो सकती है, लेकिन अच्छा है कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ये बहुत ज़्यादा सजग हैं। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धमाका होना कोई सामान्य बात नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ इसे बड़ी साजिश मान रहे हैं। ये धमाका किसने और क्यों किया, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसके पीछे पाकिस्तान और उसके आतंकियों का हाथ मानते हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी आशंका जाहिर की है कि जम्मू टेक्निकल एरिया में जिस जगह पर धमाका हुआ है वो असल निशाना नहीं था। आतंकियों के निशाने पर एयरफोर्स के फाइटर और हथियार थे। पाक समर्थित आतंकवाद का एक और नया चेहरा सामने आया है। कल रात मध्य रात्रि के उपरांत जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 विस्फोट हुए। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, पर हो सकता था। एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में हमला हुआ कैसे? क्या पठानकोट और अमृतसर अटैक से भारत ने कुछ नहीं सीखा? और अगर सीखा तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि इतनी सुरक्षित जगह पर ब्लास्ट हो गया? मेरी नजर में ड्रोन अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रोन इतना अंदर आए और ना पकड़ा जाए या ना पहचाना जाए, और खासकर जबकि कल चांदनी रात थी। कल मूनराइज 10:15 पे था और मूनसेट तकरीबन सुबह 4:30 बजे था। इस पूरे समय में चांद की रोशनी थी। चांद की रोशनी में ड्रोन का आना और ना पकड़ा जाना काफी मुश्किल लगता है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस बात के सबूत मिले हैं कि हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन को ही आईईडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। डीजीपी ने कहा कि ब्लास्ट वाली साइट पर ड्रोन के टुकड़े भी मिले हैं। क्या ये संभव है कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एयरफोर्स की टेक्निकल एरिया में प्रवेश करे और वहां लगे सिस्टम उसे ट्रेस न कर पाए? जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमले में ड्रोन का ही इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के आतंकियों ने पिछले साल चीन से कुछ ड्रोन खरीदे हैं जो 15 से 20 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकते हैं।
ये ऐसे ड्रोन है जो 20 किलोमीटर दूर तक उड़ सकते हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की हवाई दूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 15 किलोमीटर है। इसलिए आशंका है कि पाकिस्तानी आकाओं ने हमले में चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा। सवाल यह है कि ड्रोन जब भारतीय सीमा में घुसा तो किसी को भनक क्यों नहीं लगी? इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अभी भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें बारूद गिराने वाले ड्रोन कम पकड़ में आते हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे की वजह कुछ और ही बताते हैं। दुश्मन का ड्रोन किस तरह से अनडिटेक्टेड हमारे एयर स्पेस में घुस आया, इसका उत्तर हमको ढूंढना पड़ेगा। कैसे घुसा अनडिटेक्टेड, तभी तो आके हम ब्लास्ट किया है। तो इसका उत्तर यह है कि रडार के इस्तेमाल से, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल से, जो ही ड्रोन दुश्मन का ड्रोन हमारे एयर स्पेस में आता है हमको आइडेंटिफाई करे, लोकेट करे, डिस्ट्रॉय करे, ये हमारी होनी चाहिए। तो कहीं नहीं कहीं सिस्टम में वॉइड है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम की सख्त जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भारत में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा ने बताया कि डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। दिल्ली में उसका ट्रायल भी हुआ, लेकिन इस समय जरूरत इजराइल जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम की है जो बिना देरी दुश्मनों के ड्रोन को तबाह कर दे। कि आज की तारीख में हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और ऐसा सिस्टम फुली इफेक्टिव नहीं है। इंडियन नेवी स्मार्ट शूटर स्मैश 2000 प्लस खरीदने की कोशिश कर रही है और एयरफोर्स और आर्मी के लिए स्मार्ट शूटर इजराइल से खरीदने के लिए कोशिश हो रही है, बातचीत चल रही है। डीआरडीओ ने सिस्टम डेवलप किया है बट वो फुली तरह से अभी इफेक्टिव ग्राउंड पे नहीं है। वो सिस्टम डीआरडीओ का प्रधानमंत्री के रैली में जब रेड फोर्ट में हुआ था, जब वो पूरे देश को संबोधन कर रहे थे तो उसमें इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अभी फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ है। जम्मू टेक्निकल एरिया में ब्लास्ट आधी रात को हुआ था, लेकिन 26 तारीख को ही दिन में श्रीनगर में धमाका हुआ था। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये हमला शाम के 6 बजे के आसपास बर्बर शाह चौक पर हुआ। यहाँ सीआरपीएफ जवान पर ग्रेनेड अटैक हुआ। गनीमत इस बात की रही कि हमले में जवान साफ साफ बच गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, पाकिस्तान और उसके आतंकी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कश्मीर के नेताओं ने दिल्ली में पीएम मोदी के साथ बैठक की। इसी साल फरवरी में सीज फायर को लेकर दोनों देशों की सेनाओं में बातचीत हुई, जिसके बाद कुछ हद तक वहां शांति भी थी। लेकिन उसके बाद अचानक से यह हमला पाकिस्तान और उसकी आतंकी सोच को उजागर करता है। जम्मू टेक्निकल एरिया में धमाके से देश चौकन्ना हो गया। लखनऊ के साथ साथ कई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पठानकोट, अंबाला और अवंतीपुर एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। धमाके की खबर से एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारी जांच के लिए जम्मू एयरबेस पहुंच गए। धमाका किसने करवाया, इसकी जांच की जा रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम नदीम है। नदीम बनिहाल इलाके का रहने वाला है। सूत्रों की माने तो भीड़भाड़ वाले इलाके में आईईडी प्लांट करने वाला था। संदिग्ध के पास से 5 किलोग्राम आईईडी बरामद हुआ है। लश्कर से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। जिन 2 आरोपियों को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनका सीधा संबंध एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके से नहीं है, लेकिन एजेंसियों को आशंका है कि इनके जरिए कुछ बड़ा सुराग हाथ लग सकता है। एनआईए भी इन आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जब से धारा 370 कश्मीर से हटी है, तब से पाकिस्तान और उसके आतंकी बौखलाए हुए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में कश्मीरी नेताओं ने पीएम मोदी के साथ बैठक करके वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। यही बात पाकिस्तान के आतंकियों को रास नहीं आ रही, इसीलिए उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन इसकी जो साजिश है, इसके जो डायरेक्शंस हैं, वो पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा दिया गया।
जाहिर है कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की जो नई प्रक्रिया, नई पहल शुरू हुई है, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसीज और वहाँ बैठे हुए आतंकी संगठन बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। भारत ने जब से 370 और 35A का सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक रिपेलमेंट किया है, उससे पाकिस्तान जाहिर है कि वो पूरी तरह से परास्त है। पाकिस्तान काफ़ी महीनों से शांत बैठा है क्योंकि सीज़फायर का हमारा अग्रीमेंट हुआ है फरवरी में हमारे देश के बीच और पाकिस्तान के बीच, और इसीलिए पाकिस्तान को शायद ये गवारा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो शांत बैठना उसकी फितरत है ही नहीं। तो ये ड्रोन अटैक शायद वो एक पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आतंकियों की हमेशा से फितरत रही है, वो भारत में अशांति फैलाने के सारे हथकंडे अपनाते हैं। करगिल, पठानकोट, उरी और अब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ये हमला इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान को शांति पसंद नहीं है। इस हमले की टाइमिंग ऐसी है कि पाकिस्तान की नीयत और नीति दोनों जाहिर हो जाती हैं। दुनिया भर में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से भी पाकिस्तान परेशान है। भारतीय वायुसेना के एडवांस फाइटर जेट पाकिस्तान की आंखों को नहीं सुहाते, इसीलिए उसने एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया। जम्मू ब्लास्ट के माध्यम से पाकिस्तान दो बड़े मकसद को अंजाम देना चाहता था। एक जो शांति की पहल हो रही थी उसमें को नाकाम करने के लिए, और दूसरा बड़े पैमाने पर जो टेक्निकल एरिया में हवाई जहाज होते हैं और हेलीकॉप्टर होते हैं उनको बर्बाद करने के लिए। वो चाहता था कि हिंदुस्तान की जो वायुसेना की ताकत है उसमें बड़ी चोट पहुंचाई जाए। लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि बॉर्डर के ऊपर शांति रहे। पाकिस्तान एक तरफ तो सीज़फायर करता है और दूसरी तरफ इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करके भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज करता है। हमें सतर्क रहना होगा। एनआईए जांच कर रही है कि हमले के पीछे कौन कौन लोग हैं, किस आतंकी संगठन से हमला करवाया गया। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि इस पूरे हमले का ब्लूप्रिंट पाकिस्तान में तैयार किया गया। जम्मू के डीजीपी ने भले ही कह दिया है कि ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसकी भी संभावना है कि बलून का इस्तेमाल करके इन धमाकों को अंजाम दिया गया। टेक्निकल एरिया में जो ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने इस हमले को या तो ड्रोन्स के माध्यम से किया है, या बलून्स के माध्यम से किया है, या लोकल टेररिस्ट के माध्यम से किया है। लेकिन जो भी माध्यम हो, वास्तव में इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पाकिस्तान के द्वारा ही हुई है। मेरी नजर में ये बैलून अटैक है। आपको शायद याद होगा कि पिछले महीने और उससे पहले बॉर्डर के नजदीक और अमग्रोटा के इलाके में PIA मार्किंग के बैलून्स पाए गए थे, और तब सभी अटकलें लगा रहे थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि शायद इनसे IED भेजी जाएगी। बलून अटैक में बड़े गुब्बारे से विस्फोटक को बांध दिया जाता है और उस इलाके में गिराया जाता है जहां विस्फोट करना होता है। इजराइल पर इस तरह के हमले खूब होते हैं। गाजा के आतंकी गुब्बारे से विस्फोट भेजकर इजराइल पर हमले करते हैं। हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है कि जब इस तरह का हमला हुआ हो। आगे से ऐसा हमला ना हो, इसके लिए जरूरी है कि खुद के सिस्टम को मजबूत किया जाए और दुश्मनों को सबक सिखाया जाए। कल रात पाकिस्तान के द्वारा जम्मू एयरबेस के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये काफ़ी से ज़्यादा चिंताजनक और गंभीर इशू है। मेरे मुताबिक इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान। बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब दे, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पुलवामा और उरी के बाद दिया था। क्योंकि अगर इस माफिक की कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान एम्बोल्डन होगा और इससे माफिक की हरकत कर सकता है पठानकोट और अमृतसर एयरबेस के ऊपर या किसी दूसरे टारगेट के खिलाफ। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि उसको उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है ताकि आगे से पाकिस्तान इस तरह की हरकतें ना करे। वेलकम बैक। कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। घाटी के अलग अलग इलाके में सेना के जवान आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। लेकिन सिर्फ आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है ऐसा नहीं है,
भले ही आतंकी जवानों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सेना के जवान आतंकियों को सरेंडर करने का पूरा मौका देते हैं। बावजूद इसके अगर कोई सरेंडर नहीं करता तो फिर उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाता है। शोपियां में एक आतंकी को सरेंडर करने का सेना ने पूरा मौका दिया। साहिल मेरी बात सुन। मेजर शुक्ला बोल रहा हूं मैं चौधरी कुंड से। साहिल तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो जब आवाज आ रही है तो मेरी बात सुनो। मैंने तुमको पहले भी रिक्वेस्ट किया। देखो, तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको जो भी समझना अपना हथियार डाल दे, हाथ ऊपर कर लो और बाहर आ जाओ। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको कुछ भी नहीं होगा अगर तुम हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आते हो तो। अपने घर वालों को याद करो, अपने दोस्तों को याद करो, अपने माँ बाप को याद करो। तो जब सब याद है बच्चे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हाथ डाल के, हथियार डाल के और बाहर निकला, हाथ ऊपर करके। मैं सरेंडर लेने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। तेरे घर वालों को जानता हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सरेंडर करे। उनके ऊपर इतनी दिक्कतें जो गुजरेंगी वो तू नहीं समझ सकता, इसलिए बोल रहा हूं कि तू हथियार डाल के हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दे। साहिल सुन रहा है? बता क्या करना है। आतंकियों से ये मुठभेड़ शोपियां के हाजीपुर में हुई थी, जिसमें एक आतंकी मारा गया, लेकिन दूसरे को मेजर शुक्ला ने साहिल को मना लिया और उसने सरेंडर भी कर दिया था। ये वीडियो इस बात को और मजबूती देता है कि सेना यूं ही किसी को गोली नहीं मारती, सरेंडर करने का पूरा मौका देती है। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। रुक रहे एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।